हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे थे, ठीक ना। और हम लोगों ने पेज नंबर 8 में जो दिया गया प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 8 निकालिए। आप अपने बुक के पेज नंबर को कितना को निकालेंगे? 8 को निकालेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 8 आपको दिख रहा है। तो इस पेज पे दिया गया प्रश्न, ये जो था पंक्ति से पंक्ति, इस प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया था, यानी इसका उत्तर तो हम लोगों ने जान लिया था। इसके बाद हम लोग को कंटिन्यू करना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कविता की रचना वाला भाग से आगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका हल करेंगे, ठीक ना। और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें इसके पीछे के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है, उसके उत्तर को हम लोगों ने जान लिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो दिया जाएगा, उसके लिए 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। नंबर है 725505 ठीक ना। दिख रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुनाई तो दे रहा है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक ना, एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7255057205, ठीक ना। और अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट में ही वे सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक ना। तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कविता की रचना में आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस प्रश्न को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर हम इसका उत्तर आपको हम बताएंगे, ठीक ना। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई है। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता में सौंदर्य में वृद्धि होती है। मतलब कविता को देखने में, मतलब कविता की सुंदरता में वृद्धि होती है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, ठीक ना। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है, ठीक ना। तो उसके आगे देखिए अभी और है, उसके बाद प्रश्न दिया गया है, ठीक। इतना के बाद आप लोग क नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए, फिर से आपको पढ़ना है, और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि इस कविता को फिर से पढ़ना है और इसके विशेषताओं की सूची बनाना है कि इस कविता में आपको कौन कौन सा चीज अच्छा लगा, उसका एक विशेषता बना लेंगे, और उस विशेषता को अपने कक्षा में सबके साथ साझा करना है, सबको बताना है कि ये विशेषताएं हमने इसमें देखा, ठीक ना। तो चलिए हम विशेषता आपको बता देते हैं कि इस कविता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, इसके उत्तर में लिखिएगा, प्रश्न क का उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, पहला विशेषता लिखिएगा, कविता संवादात्मक शैली में लिखी गई है। मतलब संवाद किया गया है यहाँ पे कि कुछ माँ बोल रही है, कुछ बेटा बोल रहा है, ठीक ना। कविता न्याय, दया और करुणा का संदेश देती है। कविता में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक ना। प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। कई शब्द और पंक्तियां दोहराई गई है। विपरीत अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कविता दया, करुणा और न्याय का संदेश देती है। 2 बार हो गया क्या? देखिए ये रिपीट हो गया, छठा नंबर, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा उसके स्थान पे। इसमें माँ और बेटे के बीच प्रश्न उत्तर के रूप में बातचीत है, ठीक ना। तो आप लोग इतनी चीजें को, इसमें विशेषताएं आपने देखा, इतना लिखेंगे बहुत अच्छा है। 5, 6, 7 या फिर 10 भी लिख सकते हैं, जितना लाइन मन करे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे हमने 7 लाइन लिख कर लाया है, इसमें और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिएगा, बाकी ये रिपीट हो गया तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, क नंबर प्रश्न में जो पूछा गया था उसका आपने आंसर कर लिया। ठीक ना, देखिए ख में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये भी प्रश्न आपको कितने नंबर पेज पे दिख जाएगा, तो ये प्रश्न आपको 9 नंबर पेज पे दिख जाएगा। अपने बुक के 9 नंबर पेज को निकालेंगे तो ये प्रश्न आपको दिखेगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई है जिसमें ये विशेषताएं दिखाई देती है। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए कविता की विशेषताएं यहाँ पे दी गई है और कविता की पंक्ति यहाँ पे दी गई है। सारी पंक्तियां जो यहाँ पे दिख रही है इस वाले भाग में, ये कविता से ली गई है। ठीक ना, और यहाँ पे कुछ विशेषताएं आपको इस वाले भाग में विशेषताएं हैं और इस वाले भाग में जो कविता से एकदम पंक्ति को लेकर यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक ना, और विशेषता इधर है। ठीक ना, तो देखिए पहले आपसे एक नंबर में पूछा क्या जा रहा है कि संवाद दिए गए हैं। इस कविता की पंक्तियों में 6 पंक्तियों में किस पंक्ति में संवाद दिए गए हैं, और एक से अधिक पंक्ति भी हो सकती है। ठीक ना, तो इसका मिलान आप लोग किससे करेंगे, आपसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो देखिए संवाद पूछा गया है ना, संवाद मतलब बातचीत किस पंक्ति में दिया गया है, तो आप देखेंगे ये इस तीसरे पंक्ति को पढ़िए। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, फिर बेटा कहता है कहती है मुझको यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो यहाँ पे क्या है, संवाद है। यहाँ पे मतलब बातचीत हो रही है, माँ कुछ पूछ रही है, बेटा कुछ बता रहा है। जैसे बेटा, माँ क्या पूछ रही है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो बेटा कहता है कहती है मुझको यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है, संवाद दिया गया है। तो इस 1 नंबर को आप 3 नंबर से मिलाएंगे। ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पे साफ नहीं लिखा पाया, अब से इसको लिख देते हैं। इस 3 नंबर को 1 नंबर से मिला लीजिएगा। ठीक ना, आप यहाँ पे 1 से अधिक भी खोज सकते हैं और किसी में संवाद होगा तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक ना, बाकी हमको तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। ठीक ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हुई पक्ष की हानि। ठीक ना, और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोमल कठिन कहानी, लहराता था पानी, इन तीनों का लास्ट वाली ध्वनि आपस में मिल रही है, तो आप लोग इन तीनों को लिख सकते हैं कि 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर भी हो जाएगा और उसके बाद 6 नंबर भी हो जाएगा। ठीक ना, बाकी चलते हैं हम लोग आगे। देखिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो देखिए वर्ण के, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक ना, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3rd नंबर जो है ना, इसमें आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक ना, क्या लिखेंगे, छठा को, इसको आप लोग छठा को मिलाइएगा। कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं, मतलब उल्टा। जैसे देखिए आप सदय निर्दय, ये दोनों क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, यानी इसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे सदय, सदय का मतलब होता है अच्छा, निर्दय मतलब खराब, निर्दय मतलब एकदम निर्दयी इंसान और सदय मतलब दयालु इंसान। तो ये क्या हुए, विपरीत अर्थक शब्द हुए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको, इस चौथे को आप लोग इसी से मिलाइएगा। ठीक ना, चौथे को किससे मिला दीजिएगा, 1 नंबर से मिला दीजिएगा। ठीक ना, और आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं कोमल कठिन, तो ये भी क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं, विपरीत अर्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक ना, 5वां में देखिए प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो किस पंक्ति में प्राकृतिक का वर्णन किया गया तो आपको लिखना है। ठीक ना, तो देखिए छठा में वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल कण हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसको आप लोग छठा से मिलाइएगा। ठीक ना, बाकी चलते हम लोग छठे के तरफ। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, वो कौन कौन सी पंक्ति है आपको ये बता देना है। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ह से हुई, ह से हानि, एक से अधिक बढ़ाया है, तो इसका तो आंसर 2 भी हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इसमें भी हो जाएगा बेटा और फिर यहाँ पे बेटी, तो ब आ गया है ना,
मतलब इसका आंसर बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप लोग वैसे ही चुन लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और इसको थोड़ा सा खुद से भी किया कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर में भी आप देखेंगे व से, और भी इसमें मिल जाएंगे। ह से देखिए कितना मिल रहा है, ह से, फिर यहाँ पे भी ह, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हिम में भी ह है, ठीक ना। तो यहाँ पे छठा भी हो जाएगा, ठीक ना। इसके साथ ही साथ पांचवा भी हो जाएगा, क से कोमल, क से कठिन, क से कहानी, तो पांचवा भी हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। सातवें में देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। किसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो देखिए बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न पूछ दिया गया। तो फिर बेटा कहता है कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, तो प्रश्न उत्तर इसी में है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तीसरा को मिलाइएगा इससे, ठीक ना। बाकी देखिए आठवां में हर शब्द की वर्तनी बदल शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले में, आप लोग ऊपर वाले में देखिए कौन सा नंबर, तो पहला नंबर में, पहला नहीं दूसरा नंबर में, हुई पक्ष की हानि, यहाँ पे पक्षी की हानि होनी चाहिए या फिर पंख की हानि, तो यहाँ पे पक्ष लिखा है तो यहाँ पे वर्तनी चेंज की गई है, यानी यहाँ पे 2 नंबर से आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप सभी को मिला लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे एक से अधिक हमने बताया है, जैसे 2 वाले को हमने किससे किससे मिलाने के लिए बोला है, 2 से, 5 से, ये 3 है ना, हमने 2 वाले को आपसे किससे किससे बोले हैं मिलाने के लिए, तो 2 से, और ये 5 है, ठीक ना। इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, ये जो था ये कौन सा नंबर था, ये 5 था, ठीक ना। और उसके बाद 6 से बोले थे, ठीक ना। तो हमने एक से अधिक इसलिए बोला है क्योंकि प्रश्न में ही यहाँ पे आपसे बोल दिया गया था कि पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए हमने एक से अधिक आपको बताया, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग आगे की तरफ। रूप बदलकर भाग में क्या दिया है, रूप बदलकर वाले भाग में दिया गया है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदल कर लिखा जा सकता है, जैसे सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण करते थे। आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। आपको क्या करना है कि पाठ से किसी एक पद को लेना है, और जैसे ये लिखा था ना और इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक वैसे ही आपको भी करना है। तो चलिए हम करके लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। प्यारे बच्चों, इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। रूप बदलकर वाले भाग को आपने प्रश्न को तो पुस्तक में देख लिया है, अब उत्तर देखना है तो नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमने क्या किया, पाठ से एक पद ले लिया, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कड़ हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा कि उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे, ओस की बूंदें चमक रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और पानी लहरा रहा था, ठीक ना। ये लिख लीजिएगा तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगले भाग में आ गए हैं, ठीक ना। कविता में विराम चिन्ह, ठीक ना। प्रश्न को पुस्तक में देखें और उत्तर देखने के लिए फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो चलिए हम लोग पुस्तक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले प्रश्न को देखना होगा, फिर समझना होगा, उसके बाद ना हम लोग उत्तर करेंगे। बताइए करेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल, तो हम लोग पुस्तक पे आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कविता के विराम के तरफ, कविता में विराम चिन्ह के तरफ, ठीक ना। आप लोग पेज नंबर 10 को निकाल लेंगे, ठीक। देखिए, माँ कह एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, ऐसे करके ऐसे है, इसे अल्प विराम, पूर्ण विराम जो ऐसे रहता है, उदाहरण चिन्ह जो आप लोग ऐसे देखते हैं, ठीक ना, जो कि यहाँ पे सिंबल भी दिया गया है। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ अधिक रुकना है,
ठीक ना। थोड़ा रुकने के लिए आप लोग यहाँ पे ऐसे सिंबल देखे होंगे, ठीक ना। और अधिक रुकने के लिए आप लोग ये पूर्ण विराम का सिंबल देखे होंगे, ठीक ना। कौन सी पंक्ति किसने कही, किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने, उसके लिए यहाँ पे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहाँ प्रश्न पूछा गया है उसके लिए ऐसे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है उसके लिए विषमबोधी यानी ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अब देखिए क में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है। कविता का अंश मतलब कविता से एक छोटा सा भाग लेकर बिना विराम चिन्ह लगाए हुए दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए, ठीक ना। तो आप लोग कहाँ कहाँ चिन्ह लगाइएगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग इस लाइन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी चलिए इसको हम विराम चिन्ह लगाकर लाए हैं, चलिए हम आपको समझा देते हैं और दिखा देते हैं। देखिए विराम चिन्ह के बारे में तो आप समझ गए ना, इसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, कोमा को, ठीक ना। यहाँ पे पूर्ण विराम है, ऐसे रहता है तो पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क इसको बोला जाता है, प्रश्नवाचक भी बोला जाता है। उदाहरण चिन्ह आप लोग इसको समझते हैं कि ऐसे रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए विषमयादि बोधक मतलब आश्चर्य जब होते हैं तो हम लोग ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कविता में जो दिया था, कविता का अंश दिया था, उसमें हम लोग विराम चिन्हों को लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन मतलब उदाहरण वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना। राहुल तू निर्णय कर इसका, यहाँ पे देखिए कोमा लगाए हैं यानी पूर्ण अल्प विराम लगाए हैं, ठीक ना। न्याय पक्ष लेता है किसका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, ठीक ना। कह दे निर्भय, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है तो इसलिए हम लोग अल्प विराम लगाए हैं। जय हो जिसका, यहाँ पे क्या लगाए हैं, पूर्ण विराम लगाए हैं, ठीक। उसके आगे देखिए सुन लू तेरी वाणी, ठीक ना। और उसके बाद आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक चिन्ह था और यहाँ पे एक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है ना, यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक। तो ये क्या है कि एक यानी माँ के द्वारा बोली गई है, ठीक ना। तो उसके आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखेंगे फिर से यहाँ पे शुरू होती है एक लाइन, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे अंत होता है, ठीक ना। यहाँ पे अल्प विराम है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे अल्प विराम है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे भी क्या है, अल्प विराम है, ठीक ना। तो आप लोग इसको लगा लेंगे और फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा फिर से कथन शुरू होता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे उदाहरण चिन्ह, ठीक ना। और यहाँ पे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी भाग में आपसे एक और प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कौन सा भाग था, कविता में विराम चिन्ह वाला ही भाग है। पेज नंबर 10 पे सबसे लास्ट में आपसे ख नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। कविता को अपने समूह में सुनाइए मतलब अपने दोस्तों से कक्षा में इसको सुनाना है। तो ये तो काम आप लोग, यह गतिविधि आधारित प्रश्न है, इसलिए इनमें लिखित उत्तर लिखित उत्तर नहीं देना होता है। कक्षा में या समूह में कविता को सही विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ना या सुनाना होता है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक ना, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलिए आप लोग पेज नंबर कितना को निकालेंगे, 11 को निकालेंगे। पाठ से आगे वाले भाग में दिया गया है आपकी बात, ये आप लोग बुक में देख सकते हैं। प्रश्न को पुस्तक में देखें, उत्तर के लिए स्क्रॉल करेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए बुक में ही हम लोग सबसे पहले चलते हैं और इसको समझते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस वाले प्रश्न को तो हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए पाठ से आगे वाले भाग को निकालिए, ठीक ना। पाठ से आगे वाले भाग में आपकी बात वाले भाग में आ जाइए, ठीक ना। इसमें देखिए लिखा है क में कि सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं, ठीक। परिजन का मतलब समझते हैं, मतलब आपके परिवार वाले, आपके माता पिता जितने भी फैमिली में लोग हैं उनको परिजन बोला जाता है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, मैं और मेरे परिजन धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा उद्यानों में भ्रमण के लिए जाते हैं। उद्यानों मतलब
बगीचों में बोल सकते हैं, ठीक ना। वहां जाकर हमें नई नई जगहों की जानकारी मिलती है, प्रकृति का आनंद मिलता है, मन प्रसन्न होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी के नीचे आपको ख नंबर में दिखेगा, पेज नंबर 11 पे ही ख नंबर प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या सुनते थे? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? लिखिएगा कि मैं अपनी माँ, दादी, नानी और शिक्षकों से कहानियां सुनता हूँ। मैं अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों को अकबर बीरबल, देखिए कहानी आप लोग यहाँ पे प्रश्न में क्या था कि आप किसको किसको कहानी सुनाते हैं और कौन सी कहानी सुनाते हैं। तो लिखिएगा कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को कहानी सुनाता हूं और कौन कौन सा, तो अकबर बीरबल तथा शेर और चूहे जैसी कहानियां सुनाता हूं, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। ग नंबर प्रश्न को देखिए, उसके नीचे आपको दिख जाएगा, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों, ठीक ना। तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा हाँ ये सही है, कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, क्योंकि इससे सुनने वाले की रुचि बनी रहती है, जो कहानी सुनता है उसकी रुचि बनी रहती है और उसकी समझ का पता चलता है कि हाँ वो कहानी उसको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, और वह कहानी को अधिक ध्यान से सुनता और समझता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग घ नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए घ में पूछा जा रहा है कि कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हठ करता है, मतलब जिद करता है। क्या आप भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ तो वह कौन सी कहानी है और क्यों मन करता है, ठीक ना। तो देखिए इसके उत्तर में इसमें एक ही प्रश्न में 2-3 चीजें पूछ दी गई है और वो 2-3 चीजों का भी हम उत्तर बताएंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि हाँ मुझे भी शेर और चूहे की कहानी बार बार सुनने का मन करता है। सबसे पहले तो पूछा गया था कि क्या आपको भी मन करता है, तो बिल्कुल हाँ करता है। और कौन सा, तो लिखिएगा मुझे भी शेर और चूहे की कहानी बार बार सुनने का मन करता है। और क्यों करता है, तो लिखिएगा क्योंकि यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता और सभी की सहायता कभी न कभी काम आती है, इसीलिए यह कहानी मुझे बार बार सुनना अच्छा लगता है, ठीक ना। और शेर और चूहे की कहानी हम लिख कर लाए हैं, आपको हम आगे बताएंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्णय करे राहुल, तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थिति दी गई है, नीचे कुछ स्थितियां दी गई है, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे, ठीक ना। तो देखिए आप लोग पेज नंबर कितना को निकालेंगे, तो ये प्रश्न आप लोग देख लेंगे, तो पेज नंबर 11 पे ही निर्णय करने वाले भाग में प्रश्नों को देख सकते हैं। बाकी हम स्क्रीन पे लिख कर भी लाए हैं, ठीक ना। तो देखिए खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, आप क्या निर्णय लेंगे, ठीक ना। तो देखिए लिखिएगा कि मैं अपने मित्र को शांतिपूर्वक उसकी गलती बताऊंगा और उसे खेल के नियमों का पालन करने के लिए समझाऊंगा, ताकि खेल निष्पक्ष और आनंद पूर्वक खेला जा सके, ठीक ना। इसका उत्तर ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा स्थिति अगर आपके सामने यह है कि एक सहपाठी को कक्षा में दूसरे द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे उत्तर में कि मैं अपने सहपाठी का साथ दूंगा, उसे चिढ़ाने वाले को ऐसा न करने के लिए समझाऊंगा और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को इसकी जानकारी दूंगा, ताकि सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा हो,
तो उस समय आप क्या समझाएंगे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मैं पहले शांति से बात करूंगा। उस सहपाठी से यानी मित्र से मैं पहले शांति से बात करूंगा और उसका कारण जानने का प्रयास करूंगा। यदि उसे किसी प्रकार की कठिनाइयां होगी तो उसकी सहायता करूंगा और उसे अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि समूह का कार्य सफलतापूर्वक हो सके, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा हो। आपको यहाँ पे देखिए प्रश्न गलत है, बुक में आप लोग इसको देखेंगे आपके लिखा है, ठीक ना। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा हो तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, तो लिखिएगा कि मैं दोनों मित्रों की बात ध्यान से सुनूंगा, उन्हें शांत रहने और आपस में मिल बैठकर बात करने के लिए समझाऊंगा ताकि उनका विवाद शांतिपूर्वक समाप्त हो और उनकी मित्रता बनी रहे, ठीक ना। प्रश्न में पूछा गया था कि आपके दो मित्र हैं और दोनों आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सही हूं तो मैं सही हूं, मतलब मेरा बात सही है, कुछ बात को लेकर तर्क वितर्क हो रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में दोनों को समझाएंगे और शांति से मिल बैठकर बात को सॉल्व करने के बारे में बोलेंगे और जिससे क्या हो कि उन दोनों के बीच की मित्रता खत्म ना हो, ठीक ना। आगे चलिए पांचवें प्रश्न में पूछा जाए कि एक सहपाठी कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया है। मतलब एक आपका सहपाठी यानी मित्र है जो कुछ गलती किया ही नहीं है लेकिन उसे दंडित किया जा रहा है, उसे उसकी सजा मिल रही है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, तो मैं शिक्षक को विनम्रता से सही बात बताऊंगा। यदि मुझे पूरी घटना की जानकारी होगी तो सच बताकर अपने सहपाठी के साथ न्याय करने का अनुरोध करूंगा, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग आगे, देखिए आगे है छठा नंबर प्रश्न। छठा में पूछा जा रहा है कि एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको क्या समझाएंगे, तो लिखिएगा उत्तर में, मैं अपने सहपाठी का उत्साह बढ़ाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है और उसे निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर अगली प्रतियोगिता की बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करूंगा, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग अगले सातवें प्रश्न की तरफ। कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक ना। तो उस स्थिति में आप करेंगे कि मैं अपने सहपाठी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और उसे अपनी बात रखने का अवसर देने का अनुरोध करूंगा ताकि वह बिना संकोच अपनी बात रख सके, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग आठवें में, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा कि मैं अपने सहपाठी की सहायता करूंगा और उससे उस विषय को धैर्य पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आवश्यकता होगी तो शिक्षक से भी सहायता लेने के लिए कहूंगा ताकि वह विषय को अच्छी तरह समझ सके। मान लीजिए किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, तो अगर आपको आता है तो उसको समझाएंगे, आपको नहीं आता है शिक्षक से बोलेंगे सर इसको समझाइए, हमको भी समझाइए, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग आगे, देखिए सुनी कहानी वाले भाग में चलते हैं। सुनी कहानी वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुस्तक में प्रश्न को देखेंगे और उत्तर देखने के लिए हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पुस्तक की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे पुस्तक में प्रश्न दिख जाएगा, पेज नंबर आप कितना निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग पेज नंबर 12 को निकालेंगे तो सुनी कहानी वाला भाग यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कि हमारे देश और विदेश में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं।
आपने आपने घर या आसपास सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। ठीक ना। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक ना। आप जिस भाषा में सुने हो, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, भोजपुरी में, तो आप उस भाषा में लिख दीजिए, लिखना चाहें तो। ठीक ना। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तक बनाइए। कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, समझिए इसको। आपको कोई भी कहानी, एक जो आपको याद हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसको लिख लेना है। मतलब ये काम हर वो बच्चा करेगा, आप करेंगे, आपका दोस्त करेगा, जितने भी आपके दोस्त हैं क्लास में, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे लोग यही काम करेंगे। जो उनको कहानी अच्छा लगती है वो लिखेंगे, और लिखने के बाद वो क्या करेंगे कि सभी पेजों को एक साथ करके एक पुस्तक बना लेनी है। और उस पुस्तक को क्या करना है कि पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कर देना है, कि जहां सारे पुस्तक रखे जाते हैं वहां पे रख देना है, सभी लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक ना। यही काम करना है। तो देखिए आप लोग, एक कहानी हम लिख कर लाए हैं, उसको उसी को लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिखेंगे कौन सी कहानी, तो शेर और चूहा वाला। कौन सा कहानी हो जाएगा, शेर और चूहा वाला कहानी, जो कि लोक कथा है, जो कि हमने वीडियो में आपको शुरू में बताया था ना, शुरू में या फिर बीच में बताया था कि हम चूहा और शेर वाला कहानी भी आपको बताएंगे। ठीक ना। वो कहानी हमको अच्छा लगता है तो इसलिए उसको भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया है, और लोक कथा है, आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक ना। लिखिएगा कि एक जंगल में एक शेर सो रहा था, तभी एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर दौड़ने लगा। शेर की नींद खुल गई, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं भी आपके काम आ सकूंगा। ये बात चूहा बोलता है कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं भी आपके काम आ सकता हूं। शेर हंस पड़ा, फिर उसने चूहे को छोड़ दिया। मतलब शेर हंसा कि हाँ, तू मेरे काम कैसे आ सकता है भाई, मैं, तू इतना छोटा है, मैं कितना बड़ा हूं। ठीक ना। ऐसे करता है। बाकी उस चूहे को शेर छोड़ देता है। ठीक ना। उसके आगे देखिए क्या होता है, कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। ठीक ना। एक शिकारी क्या करता है, शेर को जाल में फंसा लेता है। उसकी दहाड़ सुनकर वही चूहा वहां पहुंचता है जिस चूहा को उसने छोड़ा था। ठीक ना। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। चूहा ने अपने तेज दांतों से शेर के जो जिस जाल में शेर फंसा था उसको काट दिया, और शेर क्या हो गया, आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और समझ गया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक ना। तो ये कहानी आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं उस प्रश्न के उत्तर में। ठीक ना। और इसको सभी लोग मिलकर, जैसे आप ये कहानी लिखे, कोई और आपका दोस्त दूसरा कहानी लिखेगा, कोई और आपका दोस्त दूसरा कहानी लिखेगा, ऐसे करके इसको एक पुस्तक बनानी है। और उस पुस्तक को पुस्तकालय में, जहां बहुत सारे पुस्तक रखे जाते हैं आपके स्कूल में, वहां पे इसको रख देना है। ठीक ना। बाकी देखिए, हाँ, यहाँ पे इस बात को हम लिख कर भी लाए हैं कि आपके घर या आसपास सुनाई हुई कहानी, आपके घर या आसपास सुनी हुई किसी लोक कथा को लिखिए। जो कि हमने लिख दिया है, इसको तो आपने कर ही लिया है। उसे कक्षा में सुनाइए। अब आपको क्या करना है कि कक्षा में सुनाना है। ये प्रश्न में ही पूछा गया था आपसे। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लोक कथाओं को मिलाकर एक पुस्तक बनाइए और उसे कक्षा में पुस्तकालय में रख दीजिए। कक्षा के पुस्तकालय में रख दीजिए। ये बातें तो हम बता दिए हैं। ठीक ना। काम आपको यही करना है, पहले इसको लिख लेना है, फिर इसको लिख लेना है, और ये करने वाला था जो कि हमने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए पहेली वाला भाग में आते हैं। आज की पहेली प्रश्न को पुस्तक में देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ जाएंगे पहेली वाले भाग में। देखिए पहेली वाले भाग में आपसे पूछा जा रहा है आज की पहेली वाले भाग में कि नीचे कुछ पहेलियां दी गई है, इसके उत्तर आपको कविता से मिल जाएंगे। पहेलियां बूझिए। इन सभी पहेलियों का उत्तर कविता में भी आपको मिल जाएगा। ठीक ना। तो देखिए पहला पहेली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नानी की बेटी है कौन, मामा की बहन है कौन,
है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे नानी की बेटी कौन है, तो माँ है। ठीक ना, नानी की बेटी को आप लोग क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। ठीक ना, मौसी ही बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी नानी की बेटी एक ही है तो वो आपकी माँ ही होगी। ठीक ना, मामा की बहना है कौन, तो मामा की बहन आपकी क्या लगेगी, माँ ही लगेगी। मौसी भी लगेगी, लेकिन मामा की एक ही बहन है तो आपकी माँ हो जाएगी। भाड़िया की पिता की कौन, भाड़िया है पिता की कौन, तो आपकी माँ ही हो जाएगी। और भाभी है चाचा की कौन, तो चाचा की भाभी कौन होगी, आपकी माँ ही होगी। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे, माँ, यानी इस बुझवल को आप बुझ गए। ठीक ना, उसके बाद देखिए, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो है जिसके पड़ और पैर। ठीक ना, जिसके दो पंख है और दो पैर है, वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर तो एक से अधिक भी हो सकता है, कोई भी पक्षी हो जाएगी। इसका उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि कोई भी एक पक्षी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आप और मतलब किसी पक्षी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कौवा, कोयल, ये भी नाम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट केवल लिख दीजिए पक्षी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग पक्षी लिख दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, दोनों को बुझ गए ना। अब देखिए पहेली 3 में आते हैं। बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए। तो देखिए सुरभि का नाम आप लोग सुन रहे हैं, सुरभि का मतलब होता है सुगंध। ठीक ना, इसको साफ लिख देते हैं, बाकी सभी को हम मिटाते हैं, सुरभि को हम साफ लिखते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे सुरभि, इसका आंसर क्या होगा, इसको आपने बुझ चुके हैं, ये क्या होगा, तो सुरभि होगा। ठीक ना, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, खुशबू या फिर महक। तो खुशबू, महक, ये सब सुगंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाग बाग में सुगंध फैलाती है, फूल फूल में बसती है। ठीक ना, हवा में मिल घुल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुरभि या फिर सुगंध हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि इस पाठ में दिए गए सारे प्रश्नों को हल कर लिया। खोजबीन के लिए आपको खुद से करना है, ठीक ना, ये खोजना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इस अध्याय को समाप्त कर लिया। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे अध्याय को करेंगे। ठीक ना, ये वाली जो पहली वाली अध्याय थी वो समाप्त हो गई। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके ही जाएंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करना है पता है ना, आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।